अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए भाई, हमारे पास अब ये सवाल है। इस सवाल में हमें क्या कहना है। ये सवाल दरअसल मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशंस दी गई हैं और उन कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। और हमसे कहा जा रहा है इसका रेट लॉ मालूम करें, हमसे कहा जा रहा है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करें, हमसे कहा जा रहा है इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम करें, के की वैल्यू मालूम करें। अच्छा, इस तरह का जब सवाल आपको कभी भी दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप इसका एक जनरल रेट लॉ बना लेंगे। जनरल रेट लॉ क्या होता है? रेट इक्वल्स टू रिएक्टेंट कौन है? ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एम मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर एन। ये इसका जनरल रेट लॉ बन जाएगा। और क्योंकि रेट लॉ में रेट कांस्टेंट यानी स्मॉल के भी आता है तो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास, ये इसका जनरल रेट लॉ। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इस जनरल रेट लॉ को रेट लॉ बनाने के लिए फॉर दिस रिएक्शन हमें एम और एन की वैल्यू विच आर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस ये डिटरमिन करने होंगे। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुराद ये कि हमारे पास जो एम और एन की वैल्यू है, एम प्लस एन, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एम और एन की वैल्यू मालूम करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा तो एम और एन की वैल्यू इस जर्नल रेट लॉ में लिखेंगे तो रेट लॉ मालूम हो जाएगा। और रेट लॉ मालूम हो जाएगा तो फिर रेट कांस्टेंट भी मालूम करना आसान हो जाएगा। इशू सिर्फ क्या है? इशू सिर्फ ये है कि हम एम और एन कैसे मालूम करें। ये है इस सवाल का असल है। अब एम और एन दरअसल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इन्हें मालूम कैसे किया जाता है? एक जरा जनरल सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे और इसी से सॉल्व करेंगे। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है फॉर अ सिंगल रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट मालूम करना है, मानो हम एम मालूम करना है, एन के लिए भी यही होगा, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे लोगैरिथम ऑफ द रेट फाइनल माइनस logarithm of the rate initial divided by logarithm of the concentration final minus logarithm of the concentration initial। यानी जिसका ऑर्डर मालूम करना है, जिसका ऑर्डर मालूम करना है उसके लिए ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे। जिसका ऑर्डर मालूम करना है, जिस रिएक्टेंट का ऑर्डर मालूम करना है उसके लिए ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जहां कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, रेट चेंज हो रहा है। और फिर हाइयर कंसंट्रेशन को फाइनल, लोअर कंसंट्रेशन को इनिशियल कह लेंगे। हाइयर रेट को फाइनल, लोअर रेट को इनिशियल कह लेंगे। और उसकी मदद से हम उसका ऑर्डर मालूम कर लेंगे। लेकिन एक बात बहुत अहम इसमें रखी जाएगी, और वो क्या? कि जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करूंगा ए का, तो फिर मुझे बी की कंसंट्रेशन फिक्स रखनी होगी। यानी ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स चूज करूंगा, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिसमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी लेकिन बी चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर मुझे ए का ऑर्डर मालूम करना है तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिसमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, रेट चेंज हो रहा होगा, लेकिन बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही होगी। यही बात बी के लिए भी करेंगे, यही बात बी के लिए भी करेंगे। मतलब क्या हुआ? चलो हम एक काम करते हैं, हम मालूम करते हैं सबसे पहले फाइंड ऑर्डर ऑफ ए। मानो एम की वैल्यू मालूम करना चाहता हूं मैं। अगर मुझे ए का ऑर्डर मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जिसमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, रेट चेंज हो रहा होगा, लेकिन बी फिक्स रहेगा। मतलब क्या हुआ? अगर तुम नोट करो, ए की कंसंट्रेशन यहां चेंज हुई, यहां चेंज हुई, रेट चेंज हुआ, लेकिन बी की कंसंट्रेशन फिक्स है ना? तो एक्सपेरिमेंट वन और टू, वन और टू ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ए की ऑर्डर को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना? यानी हम, मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट वन एंड टू। क्यों वन और टू? क्यों?
ताकि कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी फिक्स्ड। जब ए मालूम करना है तो बी की कंसंट्रेशन को फिक्स रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, सेम रखना होगा। ठीक है ना। चलो अब अगर ये हो गया काम, हम चलो इसको फॉर्मूले में लिख देते हैं। मानो ये वाला फाइनल है, ये वाला इनिशियल है। ठीक है, चलो वैल्यूज को प्लेस करते हैं। लॉग 0.008 माइनस लॉग 0.004 होल डिवाइडेड बाय लॉग 0.2 माइनस लॉग 0. ठीक है ना। अब इन तमाम वैल्यूज को अगर आप प्लेस कर लेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। यानी एन की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया 1। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूँ, मैं लिखूंगा वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिडरेशन ऑफ ए पावर एम, एम की जगह 1। अब ये बन गया मेरे पास रेट लॉ फॉर ए, रिएक्शन नहीं, रेट लॉ फॉर ए। अब ये ए का मुझे ऑर्डर मिल गया, मैंने उसको रेट लॉ के अंदर फिक्स कर दिया, एन की वैल्यू लिख दी। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यही काम एग्जैक्टली सेम काम करूंगा टू फाइंड ऑर्डर ऑफ बी विच इज एन। ठीक है ना। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट सॉल्व करूं, बी के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट सॉल्व करूं। अगर तुम बी के लिए नोट करो तो बी के लिए हमारे पास क्या है, ए की कंसंट्रेशन फिक्स होनी चाहिए, है ना। और बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ये आ गया कंसंट्रेशन चेंज, है ना। उसके बिहाफ पे रेट भी चेंज हो गया, लेकिन ए की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। ए की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, 0.1 एक्सपेरिमेंट 1 और 3 मेरे पास क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 मुझे क्या करेगा, बी हेल्प करने में मदद करेगा, एन मालूम करने में मदद करेगा। ठीक है ना। तो मैं सॉल्व करूंगा एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3। अच्छा मैं 2 और 3 क्यों नहीं मालूम कर ले रहा, 2 और 3 क्यों नहीं मालूम कर रहा, क्योंकि 2 और 3 अगर मालूम करने जाऊंगा मैं तो 2 और 3 के अंदर ए भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है। बी मालूम करना है तो फिर ए फिक्स होना चाहिए, है ना, ए फिक्स होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 और 3 नहीं रखा। कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए फिक्स्ड, सेम कांस्टेंट। ठीक है, फिर यही फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। ठीक है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू प्लेस करेंगे, एन की वैल्यू मालूम करनी है। लॉग क्या है भाई वैल्यू, 0.016 माइनस लोग क्या है 0.004 बाय 0.2 माइनस लॉग 0. ठीक है, ये सारी वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एन का ऑर्डर, एन की वैल्यू निकलेगी 2, यानी इसके लिए बन गया सेकंड ऑर्डर। अब इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट्स 2, मतलब दैट्स 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने ये मालूम कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ओवरऑल रेट लॉ मालूम कर सकते हैं। इंडिविजुअल मालूम कर लिया ना रेट, इंडिविजुअल रेट लॉ मालूम कर लिया, अब इनको ओवरऑल मालूम कर सकते हैं। कैसे, टू फाइंड ओवरऑल रेट लॉ। अभी तो इंडिविजुअल मालूम कर लेते ना, क्या था भाई इंडिविजुअल में लिखे तो क्या था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2। कंबाइन कर दें इन दोनों को, ओवरऑल में तो कंबाइन होना चाहिए ना, कंबाइन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई होता है भाई, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं।
स्मॉल के। ये बन गया हमारा ओवरऑल रेट लॉ। ये बन गया हमारे पास ओवरऑल इसका रेट लॉ। ठीक है ना। अब अगर ओवरऑल रेट लॉ आ गया तो इससे कोई भी चीज मालूम की जा सकती है। मिसाल के तौर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, रेट लॉ लिख लेते हैं पहले। यही वाला रेट लॉ अभी जो निकाला। अच्छा है कि पहले इसको लिख लें। ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, एम प्लस एन। यहाँ एन की वैल्यू क्या है, वन। एन की वैल्यू क्या है, टू। तो ऑर्डर कितना आ गया, थ्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, थ्री। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, थ्री। अच्छा, अब अगर हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है, टू फाइंड के रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट मालूम करना है तो रेट लॉ फिर पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, वो क्या, रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन सेम होता है अंटिल अनलेस टेम्परेचर चेंज ना हो। रेट कांस्टेंट सेम रहता है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, के चेंज नहीं होता। यानी आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं 1 2 3, इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट आप इस्तेमाल कर लें, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप इस्तेमाल कर लें, उससे के की वैल्यू सेम निकलेगी। एक्सपेरिमेंट वन से निकालें, टू से निकालें, थ्री से निकालें, ये सबका सेम आएगा। क्यों, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे चेंज नहीं होता, टेम्परेचर पे चेंज होता। ठीक है ना। तो चलो हम एक काम करते हैं, क्या कहते हैं, यूजिंग डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वन। ठीक है ना। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, कि मालूम करना है हमें, रेट वन इज इक्वल्स टू, नहीं लिखते रेट वन, क्या सोचते रेट वन लिखेगी, वैल्यू लिखते डालेगी। रेट कितना है भाई, 0.004 इज इक्वल्स टू के। ए का की कंसंट्रेशन थी 0.1 पावर 1, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 पावर 2। ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.004 इज इक्वल्स टू के 0.1। यहाँ पे तो सॉल्व कर लेंगे। 0.1 की पावर हो गई 3। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0.1 की पावर हो गई 3। ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0.004 डिवाइड बाय 0.1 की पावर 3, दैट इज के। और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। अच्छा, अब इसका यूनिट लिखना जरूरी होगा, इसका यूनिट लिखना जरूरी होगा। के का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। के का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्या है, मैं जरा के का यूनिट बताऊं आपको। के का यूनिट, यूनिट ऑफ के कैसे मालूम करते हैं, उसके जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखें। के का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। वो क्या है, मोल पर डीएम क्यूब होल पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। और ये एन से क्या मुराद है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जाऊं तो यहाँ एन की वैल्यू निकल गई 3। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मोल पर डीएम क्यूब होल पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो जो जाएगा पर मोल स्क्वेयर इंटू डीएम प्लस का 6 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास के की वैल्यू विद यूनिट आएगी।
है ना, -2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मोल +1 था, -2 हो गया, ये -3 था डीएम क्यूब, है ना, तो -3 था तो ये माइनस माइनस प्लस और फिर +2। और सेकंड इनवर्स के ऊपर पावर नहीं लगती, वो ऐसी सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास इसका ऑल टुगेदर सोल्यूशन। बस इनमें याद रखने वाली बात क्या है, ए मालूम कर रहे होंगे तो बी की कंसिडरेशन फिक्स होनी चाहिए, बी मालूम कर रहे होंगे तो ए की कंसिडरेशन फिक्स होनी चाहिए, ये वाला ऐसा बात है। ओके बच्चों, थैंक यू।